हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले जो कि पूछे गए थे आरआरबी पीओ मेंस के एग्जामिनेशन में 13 अक्टूबर 2019 को। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमें कि प्रीवियस ईयर मेंस एग्जामिनेशन में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के लिए, वो किस तरीके से पूछे गए वो अगर हम लोग एनालाइज कर लेते तो आपको इस साल के लिए जो मेंस एग्जामिनेशन को आप फेस करोगे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अभी अभी रिसेंटली रीजनल रूरल बैंक का जो आईपीपीएस कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन, उसका प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। 30 जैन को उसका एग्जामिनेशन मेंस का एग्जामिनेशन का डेट फिक्स्ड किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो कंप्यूटर अवेयरनेस की मैराथन हमने शुरू की थी वो भी आपको जाके देखना होगा, और सुपर कंप्यूटर एमसीक्यू की सीरीज जो हमने शुरू की थी आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस और क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आपको रहने वाली है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। ध्यान में रखिएगा सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे गए थे ऑन 13 अक्टूबर 2019 को। ओके, उसी के बाद में हमारा जो भी रिसेंट में कुछ ही दिनों के बाद में इसका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? ठीक है, वो है हमारा ऑप्शन है यूनिवैक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारे कब डेवलप किए गए थे? ये थे 1946 से लेकर 1959 के बीच में, और ये हमारे वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे। देखिए मैं मेंस के एग्जामिनेशन के ध्यान में रख रहा हूँ, 20 मार्क्स जो रहते हैं हमारे पास, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके हाफ मार्क रहते हैं ईच क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो 20 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। कंप्यूटर अवेयरनेस को उतना ही आपको वेटेज देना होगा, उतना ही आपको अच्छे तरीके से फोकस करके प्रिपेयर करना होगा, सो दैट आपकी एक्यूरेसी अच्छे तरीके से मेंटेन रहे। ठीक है, सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे हमारे वो थे 1959 से लेके 65 के बीच में, ट्रांजिस्टर बेस्ड। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था, और फोर्थ जनरेशन जो हमारा VLSI एंड लास्ट जो है हमारा ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था। इसके जो ईयर्स है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन करा दिए, इसको पढ़ के जाना होगा। तो इसमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जैसे फर्स्ट जनरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे यूनिवैक तो ये हो गया ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 और IBM 650, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती, तो वो हमारी मशीन लैंग्वेज हम लोग इसमें यूज़ करते थे इनपुट के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक, और इसके बाकी एग्जांपल्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि सेकंड जनरेशन में हम लोग कौन से कंपोनेंट को यूज़ करते थे? हम लोग ट्रांजिस्टर को, यहाँ पे जो मेंशन किया गया ट्रांजिस्टर को हम लोग उसमें यूज़ करते थे। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और अभी हम लोग फोर्थ जनरेशन में VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हम लोग कंपोनेंट यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या है? ई प्रोम क्या है हमारा? यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं आपको पूछा गया, स्टेटमेंट के फॉर्म में। ई प्रोम क्या है हमारा? ये एक हमारा रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी जो कि इरेज की जा सकती है और रीप्रोग्राम की जाती है। और ई प्रोम को ध्यान में रखिएगा, अगर आपको उसका फुल फॉर्म ध्यान में रहता है तो आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रख सकते हो। देखिए कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वैसे तो रीड ओनली मेमोरी ये फिक्स्ड मेमोरी रहती है, बट इसमें इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, एक प्रीडिफाइंड सेट ऑफ वोल्टेज हम लोग इसको अप्लाई करते हैं ई प्रोम को। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करके हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ रीड ओनली मेमोरी, ये रोम है जो कि हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं और फिर से हम लोग इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, आपके कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे आपको मेमोरी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो मेमोरीज रहती है हमारे पास में। ठीक है, मैंने ये काफ़ी बार एक्सप्लेन भी किया, फिर भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो सके। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सबसे पहले तो प्राइमरी मेमोरी रहती है, और सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। उसमें प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी रहती है, दो डिवीजन आते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास कैशे रहती है और CPU रजिस्टर जिसको हम लोग कहते हैं। कैशे जो है उसकी स्पीड जो है काफ़ी हाई रहती है, सबसे हाईएस्ट स्पीड का जो मेमोरी यूनिट है हमारा एक कैशे मेमोरी ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी मेमोरीज आती है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। मेन मेमोरी में भी हमारे पास रैम आता है और रोम आते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल काफ़ी लोग कंफ्यूज जाते हैं। वोलाटाइल दैट मीन्स जो उड़ जाती है, इजीली उड़ जाती है, दैट मीन्स जो इरेज हो जाती है। कब इरेज हो जाती है मैं बता देता हूँ, जब आप पावर ऑफ करते हो सिस्टम का। ठीक है, तो वो जो आप मेमोरी में स्टोर जो कंटेंट है, जो डेटा है, वो
वो हमारा इरेज हो जाता है, दैट मीन्स वो वोलाटाइल है, ठीक है। अगर आप पावर ऑफ कर देते हो, जब तक वो पावर ऑन है तब तक तो उसमें डेटा है, लेकिन जैसे आप पावर ऑफ कर देते हो आपका जो डेटा है वो इरेज हो जाता है। इट कम्स अंडर द मेमोरी कैटेगरी ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल जस्ट उसी के अपोजिट, नॉन वोलाटाइल में हम लोग हमारा सिस्टम ऑफ करने के बाद भी जो डेटा है वो एज इट इज़ उसमें रिटेन रहता है, ठीक है। यही आप इसमें हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस लेफ्ट साइड में जो भी मेमोरीज है वो हमारी वोलाटाइल मेमोरीज है, और राइट साइड में जो भी मेमोरीज है वो हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरीज है। अब नॉन वोलाटाइल मेमोरीज में हमारे पास कौन से थे? पी रोम, ई प्रोम और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हो गया हमारी रोम में, ये आता है हमारे मेन मेमोरी में अंदर, ठीक है। तो उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास आता है मैग्नेटिक टेप्स आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हमारे पास HDD FDD आती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और आजकल SSD ये भी पूछ रहे थे। SSD का भी अगर ये अभी लेटेस्ट है करंट में तो उसका फुल फॉर्म पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव का क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। FDD का फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, अभी तो हालांकि हम लोग उसको यूज़ नहीं करते। ऑप्टिकल ड्राइव में हमारे पास CD DVD ब्लू रे DVD और HVD आती है, जिसकी मेमोरी कैपेसिटी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैश मेमोरी में, जो कि इसमें हमारे पास पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि जो हमारे USB पेन ड्राइव्स रहते हैं वो किसके अंदर, कौन सी मेमोरी के अंदर रहते हैं, तो वो फ्लैश मेमोरी के अंदर रहते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से आपको अप्रोच करना होगा, ठीक है। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इक्वल्स टू द 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट मतलब कितना होता है? 1024 MB, ठीक है, 1 GB, ओके। अब इसमें जो डिफरेंट यूनिट देखिए ध्यान में रखिएगा, आपको इसी तरीके से जो मेमोरी यूनिट्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल लेवल है थोड़ा सा अप हो चुका है, ठीक है। तो आपको सिंपल ऐसा नहीं पूछेंगे कि 1 गीगाबाइट दैट मीन्स कितने मेगाबाइट्स वगैरह, आपको कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यही सेम पूछा गया था 2019 में। इसमें से कौन सा एक यूनिट है जो वो 1 गीगाबाइट के बराबर नहीं है? तो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो 1000 मेगाबाइट इक्वलेंट हमारा जो रहता है 1000 MB को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मेगाबाइट, तो ये करेक्ट है। 1 बिलियन किलोबाइट्स, बिलियन किलोबाइट्स दैट मीन्स बिलियन मतलब कितना होता है? 1 के ऊपर 9 0, 4 5 6 7 8 9, ओके। तो इसको अभी हमारे पास 1 KB यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी ये पे KB है, अगर हम लोग 1000 से इसको डिवाइड करते तो ये 3 0 ऐसे कट हो जाएंगे, तो हमारा ये KB टू क्या कन्वर्ट होगा? MB में, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1 मिलियन MB, ठीक है। तो होता नहीं, अगर हमारे पास और इसको डिवाइड करते तो ये 1000 GB हो गया, ठीक है। 1000 GB दैट मीन्स बिलियन किलोबाइट विल बी इक्वल्स टू 1000 GB, ओके। इसीलिए ये जो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी नॉट इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट। और 1 मिलियन किलोबाइट्स अगर हम लोग डिस्कस करते तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। 1 मिलियन में हमारा 6 जीरोज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 मिलियन किलोबाइट्स की मेमोरी की बात करें। अभी हम लोग इसको 1000 से डिवाइड करते तो 3 जीरोस कट हो जाएंगे, तो 1000 हमारे पास क्या आ जाएगा? MB। मैंने अभी आपको बताया 1000 मेगाबाइट्स मतलब ही क्या होता है? 1 गीगाबाइट। इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। देखिए मैं काफ़ी छोटी से छोटी चीज़ें आपको क्लियर करा रहा हूँ। 1000th ऑफ अ टेराबाइट, 1000th ऑफ अ टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट मतलब कितना होता है? अगर हमारे पास 1000 GB है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? 1 टेराबाइट, ठीक है। जो आपकी नॉर्मली लैपटॉप के हार्ड ड्राइव रहते हैं 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, ठीक है। 1 टेराबाइट दैट मीन्स 1000 GB। तो 1000th ऑफ 1 टेराबाइट मतलब क्या हो जाएगा? 1 गीगाबाइट ही, करेक्ट। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसमें इनकरेक्ट आता है। ये चार्ट ऑलरेडी मैंने हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी अपलोड करा दिया, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। लोवेस्ट जो मेमोरी है हमारा बिट है, उसके बाद में निबल आता है, उसके बाद में बाइट आता है जो कि होता है हमारा 8 बिट्स। 1 किलोबाइट्स मतलब कितना होता है? 1024 बाइट। मेगाबाइट मतलब 1024 किलोबाइट। गीगाबाइट मतलब 1024 MBs। टेराबाइट मतलब देखिए अगर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में 1000 भी आया तो आप इसको 1000 कंसिडर करेगा। 1024 इज़ अ वेरी स्पेसिफिक जो हम लोग डिजिट लेते हैं, ठीक है। अगर 1000 भी कंसिडर करते तो इट विल बी ओके, इट कोई इसमें इशू नहीं आता, ठीक है। तो टेराबाइट दैट मीन्स 1024 गीगाबाइट। पेटाबाइट में क्या होता है? टेराबाइट के ऊपर जो मेमोरी आती है हमारे पास पेटाबाइट। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, मैं ध्यान में रखिएगा, टेराबाइट के ऊपर से हमारे पास पेटाबाइट आता है, पेटाबाइट आता है। उससे भी बड़ी मेमोरी पास कौन सी हमारी आती है? 1 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू कितना है? 1024 टेराबाइट, ठीक है। एक्साबाइट दैट मीन्स कितना हो गया हमारा? 1024 पेटाबाइट। फिर आएगा हमारा एक्साबाइट, ठीक है। देन हमारे पास जेटाबाइट आएगा, कितना होगा? 1024 हमारा
एक्साबाइट और योटाबाइट उससे काफ़ी हाईएस्ट मेमोरी है हमारी, जो कि हमारे पास 1024 जीटा बाइट। ठीक है, ये मेमोरी चार्ट आपको हायरार्की ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, सो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जंक ईमेल जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम करते हैं। ठीक है, आपके ईमेल बॉक्स में एक ऐसा फोल्डर रहता है जिसमें हम लोग स्पैम जो ईमेल्स रहते हैं वो रहते हैं, वो जंक ईमेल रहते हैं, कोई हमें यूज़फुल ईमेल्स नहीं रहते। जिस तरीके से रिपीटेडली कोई सेम साइट अगर आपको एडवर्टीज़ कर रही होगी या फिर कुछ फॉल्स मैसेजेस आपको भेज रही होंगी, तो वो स्पैम के अंदर जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जंक, दैट मीन्स कूड़ा कचरा, उसको हम लोग कह सकते हैं। जंक ईमेल को हम लोग स्पैम करके भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान में रखिएगा। MS वर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि डायमेंशन जो है लेटर पेज साइज के वो कितने थे। काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें काफ़ी बार ध्यान में नहीं रहती है। लेटर पेज साइज का रहता है वह 8.5 इंचेस टू 11 इंचेस, करेक्ट। और अगर आपको इस बार A4 साइज जो हमारा नॉर्मल पेपर साइज है, अगर उसका वैल्यू पूछा गया, उसका डायमेंशन पूछा गया, तो वो रहता है हमारा A4 का रहता है हमारा 8.3 इंटू 11.7 इंचेस। या फिर अगर mm में पूछा जाए तो 210 इंटू 297 mm, ये A4 का ध्यान में रखिएगा। और लेटर का पूछा गया तो 8.5 इंटू 11 इंचेस। और A4 साइज़ का जो पेज रहता है हमारा, उसका साइज़ रहता है हमारा 8.3 बाय 11.7 इंचेस। ये तो तीनों भी वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। देखिए, ट्रांसमिशन में सिंप्लेक्स मोड रहता है, हाफ डुप्लेक्स रहता है, एक तो सिंप्लेक्स रहता है, दूसरा है ये हो गया हमारा हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड हो गया हमारा फुल डुप्लेक्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने मैराथन में कवर करा दिया, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। हाफ डुप्लेक्स सिस्टम के अंदर वॉकी टॉकीज हमारे इंक्लूड होते हैं। ये वॉकी टॉकीज हमारे हाफ डुप्लेक्स सिस्टम में ट्रांसमिशन में आता है। देखिए, सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन में हमारा क्या होता है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर होता है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनली डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड में हमारा सिर्फ हम लोग इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट में रिसीव कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स हम लोग सिर्फ उसको फीड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन का। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, हमारे पास वन टाइम एक पर्सन बात करता है इस वॉकी टॉकी पे, उस टाइम पे अदर पार्टी सिर्फ सुन रही रहती है। जब हमारा कन्वर्सेशन कंप्लीट होता है तो अदर पार्टी वहाँ पे आपका कन्वर्सेशन शुरू करती है और यहाँ पे हमें सिर्फ रिसीव होता है। तो ये हो गया हमारा हाफ डुप्लेक्स में। और फुल डुप्लेक्स में हमारे पास में, जैसे कि टेलीफोन हो गया, आप साइमल्टेनियसली एट ए टाइम दोनों भी पर्सन बात कर से एट ए टाइम, वो हो गया हमारा फुल डुप्लेक्स के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन है वो। ठीक है, कम्युनिकेशन जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो ये वॉकी टॉकी जो होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स सिस्टम के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडोज वर्जन। देखिए, कंप्यूटर अवेयरनेस ऐसी चीज़ है कि आपको, अगर आप यूज टू होते हो कंप्यूटर के जो बेसिक फंडामेंटल्स रहते हैं, तो ये इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्लियर करना काफ़ी बड़ी बात नहीं। फिर भी कुछ कुछ ऐसे टर्म्स रहते हैं जो आपको थियोरेटिकली पता होने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडोज़ वर्जन। देखिए, विंडोज़ के काफ़ी सारे वर्जन आ चुके हैं। विंडोज़ XP वर्जन आया था, विंडोज़ 7 आया था हमारा, ठीक है, उसका वीस्टा भी वर्जन आया था, ठीक है, उसके पहले के भी 2003, 1998 और समथिंग लाइक। तो इसमें विंडोज़ वर्जन 8 भी आया था हमारा, 8.1 भी आया था हमारा, 7 भी आया था हमारा, उसके बाद में हमारा 10 आया और XP भी हमारा सबसे पहला था। तो ये 9 जो है ये नहीं था विंडोज़ वर्जन। ठीक है, अभी हमारा करंटली विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, विंडोज़ का लेटेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो कि हमारा 9 है, विंडोज़ वर्जन 9 ये हमारा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। इसमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, ये क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये हमारी डिस्क आ गई इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इन विच डिजिटल कोड ईच डेसिमल डिजिट इज एक्सप्रेस बाय 4 बाइनरी बिट। एक डेसिमल डिजिट को 4 बाइनरी बिट से कौन से ऐसे डिजिटल कोड लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो होता है हमारा BCD कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, आस्की कोड में हमारे पास कितना आता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखने का, 128 इंग्लिश कैरेक्टर्स में रहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास डेसिमल 0 से लेके 127 तक रहते हैं। ओके, BCD कोड में हमारे 4 बाइनरी बिट्स रहते हैं। ऑप्शन ए इसका ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10।
विच फॉर्मेट ऑफ अ ईमेल एड्रेस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा फॉर्मेट है हमारे ईमेल एड्रेस का, ये करेक्ट है। सिंपल है, देखिए फंडामेंटल है। अगर आप किसी भी पर्सन को ईमेल करते हो, ठीक है, तो ईमेल करने के लिए आप सबसे पहले तो उनका नाम या फिर यूज़र आईडी, जैसे कि XYZABC@, उसके बाद में क्या करते हो, स्पेसिफिक एग्जांपल अगर हम लिख दें, जैसे कि 3 पार्ट्स में रहता है। फर्स्ट पार्ट जो है ये हो गया हमारा यूज़र नेम, सेकंड @ और थर्ड पार्ट जो हो गया हमारा डोमेन। डोमेन में हमारा जैसे आता है gmail.com, yahoo.com, ये समथिंग लाइक, ये तो हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। तो इसका मिलता जुलता फॉर्मेट कौन सा होगा, करेक्ट फॉर्मेट वो होगा हमारा ऑप्शन सी, xyz@website.com या फिर .co.in, समथिंग लाइक दैट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट इंटरप्रेटर, इसमें से कौन सा जो कंडीशन है वो ट्रू है अबाउट इंटरप्रेटर। देखिए इंटरप्रेटर क्या करता है हमारे पास, वो हमारा कंप्लीट एक सोर्स कोड नहीं लेता है और वो क्या करता है, कन्वर्ट करते जाता है इस ऑब्जेक्ट कोड को। ये क्या करता है, हमारा एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को एट ए टाइम पहले ट्रांसलेट करता है, देन हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। ये हमारा इंटरप्रेटर का काम रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है बाइनरी नंबर का। बाइनरी नंबर में तो ध्यान में रखना होगा कौन से डिजिट्स आते हैं हमारे पास, एक तो 0 आता है या फिर 1 आता है, ठीक है। और अगर आपका बाइनरी नंबर है, ठीक है, तो इसमें 0 या फिर 1 जी आपके पास डिजिट्स रहेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में आपको ध्यान में रखिएगा, डेसिमल का बेस 10 रहता है, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। इसमें हमारे पास 0 से लेके 15 तक नंबर्स रहते हैं, कैरेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया ये, जैसे कि हमारे पास ए को हम लोग 10 करेंगे, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15, करेक्ट। 0 1 2 3 4 5 9 तक डिजिट्स रहते हैं हमारे पास, देन हमारे पास अल्फ़ाबेट्स रहते हैं। इसका बेस रहता है 16 हेक्साडेसिमल नंबर का। देन हमारे पास में आता है ऑक्टल, जिसका बेस 8 है, 0 से लेकर 7 तक इसमें हमारे पास नंबर्स रहते हैं, डिजिट्स रहते हैं, बाइनरी में 2, 0 या फिर 1, और डेसिमल सिस्टम जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं 0 से लेकर 9 तक इसमें हमारे पास डिजिट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये 0 1 1 0 0 1 0 1 ये हमारा बाइनरी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन टू ओपन द विंडोज टास्क मैनेजर। विंडोज टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था बेसिकली। देखिए ध्यान में रखिएगा, हम लोग कंट्रोल प्लस एस्केप, ओके, ये कमांड इसको यूज़ करते हैं, ओके। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये ऑप्शन ई चाहिए था यहाँ पे, करेक्ट। अर्लियर हम लोग कंट्रोल अल्टर डिलीट भी यूज़ करते थे, बट यहाँ पे हम लोग अभी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, अगर तीनों भी की कॉम्बिनेशन आपको साइमल्टेनियसली प्लेस कर दे तो आपका विंडोज़ टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है, जिसमें से अगर आपको काफ़ी बार हमें हमारा जो कंप्यूटर वो ऑपरेट नहीं होता है, कोई प्रोग्राम हमारा स्टक हो जाता है, उसको अगर आपको क्लोज करना है, फोर्स क्लोज करना है, तो आपको इसको कमांड की को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको मेमोरी प्रोग्राम्स, आपको करंट रनिंग प्रोग्राम्स ये सारे दिख जाएंगे, उसमें से आप सारे टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उस टास्क मैनेजर में आपको आपका सिस्टम परफॉर्मेंस भी पता चल सकता है, ठीक है। आपका रैम कितना यूज़ हो रहा है, आपका ड्राइव कितना यूज़ हो रहा है, आपका प्रोसेसर कितना यूज़ हो रहा है, जीपीयू अगर आपके पास है वो भी कितना यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे विंडोज टास्क मैनेजर के अंदर रहती है, ठीक है। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसमें से कौन सी लैंग्वेज है हमारी प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो वो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ एन प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इसको हम लोग ऑटो कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस, ओरेकल, लिनक्स, विंडोज़ या फिर एंड्रॉयड। तो इसमें से जो ओरेकल है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ओरेकल क्या है, ओरेकल डेटाबेस इज एन मल्टी मॉडल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो कि ओरेकल कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये, ओके। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा ये 86 बिट जो हमारा बेस्ट पर्सनल कंप्यूटर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज़ करते हैं डॉस में, ठीक है। तो ओरेकल इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, विच malware was used by hackers to manipulate ATM machine and subsequently empty them। कौन सा malware जो रहता है हम लोग हमारे हैकर्स यूज़ करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए ATM मशीन्स को, और उसमें से हमारा जो पैसा रहता है वो चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा
ट्यूबकिन, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्टल नंबर 12 इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर व्हाट। ऑक्टल नंबर हमारा 12 है, तो डेसिमल नंबर में इसको क्या कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ऑक्टल नंबर का अगर हम लोग बात करें तो इसका बेस कितना रहता है, बेस 8 रहता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो कितना करा, 1 इंटू 8⁻1 प्लस 2 इंटू क्या करना पड़ेगा, 8⁻0 विल बी इक्वल टू 8 प्लस 2 विल बी 10⁻2 बेस में दैट मीन्स हमारे पास जो आएगा डेसिमल सिस्टम में वो आएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। अगर आपको नंबर सिस्टम के जो कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जा रही होंगी तो हमने ये सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया, इसको आई बटन यहाँ पे जाके देख सकते हो। 100% एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन है आपको इसमें से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा ENIAC वॉज द कंप्यूटर यूज्ड एज। ENIAC ये जो हमारा कंप्यूटर एज हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस, ठीक है। ऑप्शन ए इस केस में हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ENIAC जो था हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर भी था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, राइट द बाइनरी। ये काफ़ी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी आसान भी क्वेश्चन था और काफ़ी मॉडरेट भी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम किए गए, तो अगर आप स्टार्टिंग के 31 का भी हम लोग कन्वर्ट करते तो भी आपका बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। बाइनरी इक्विवेलेंट 31.625 को हमें कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो 31 को हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वो सम किस तरीके से होगी, अगर हम लोग 16 + 8 + 4 + 2 + 1 करते तो करेक्ट। और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं मैंने आपको काफ़ी बार कन्वर्जन भी बताया उस वीडियो में, उसको जाके देख सकते हो। 1 + 2⁻0 + 2⁻1 इंटू 1 + 2⁻2 इंटू 1 + 2⁻3 इंटू 1। इस तरीके से आपको ये जो इक्विवेलेंट प्लेसेस है जो बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट होने के लिए काम में आते, ये 31 को आपको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर इसको आप कन्वर्ट कर लेते हो, जो बाइनरी इक्विवेलेंट आता है 31 का, वो हमारा क्या आता है 1 1 1 1 1, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे नोट किया होगा इस तरीके से, अगर सेम ऑप्शन आ रहे थे तो यहाँ पे ऑप्शन डी में ही जो हमारे 31 का जो है फर्स्ट जो नंबर है 31, उसके इक्विवेलेंट नंबर्स हम बाइनरी में हम पे कन्वर्टेड है, तो हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन जो इसके डेसिमल प्लेसेस की जो राइट हैंड साइड में है हमारा 625, इसको भी हमें कन्वर्ट करना रहता है। इसको भी अगर हमको कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ता, 0.625, ये कन्वर्जन में आपको बताया है ऑलरेडी, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 हम लोग करेंगे तो हमारे पास कहेंगे 1.25, इसमें से हम लोग 1 निकालेंगे तो 0.25 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.25 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.5, इसमें से हमने 0 निकाल लिया तो हमारे पास 0.5 से हमारे पास इसमें से 0 ही है हमारे पास, जो उसके जो नंबर्स है बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर 0.5 इंटू हम लोग करेंगे 2 तो हमारे पास आता है तो 101, ठीक है। 101 ही हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद के जो नंबर्स है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट कन्वर्जन हमें पूछा गया, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस के साथ भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अगर आपको नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के देखिए यहाँ पे ही हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर मेंस एग्जामिनेशन में, वो सेशन को जाके देखना होगा नंबर सिस्टम के। उसमें हम लोगों ने जो एनी बेस टू एनी बेस जो कन्वर्जन रहता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे यहाँ पे हम लोग मेंशन किया डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, आपको बाइनरी टू ऑक्टल करना रहा, बाइनरी टू ऑक्टल करना रहा, या फिर डेसिमल टू ऑक्टल, एनी कॉम्बिनेशन के साथ में आपको एक नंबर सिस्टम का सेशन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए मैं सारी चीज़ें क्विकली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे तरीके से जो हमारी मैराथन है कंप्यूटर अवेयरनेस मैराथन, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करा दी है ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारे जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करें, इसलिए हम लोग इसको क्विकली गो थ्रू करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के हमारे पास फ्रीवेयर दैट मीन्स जो फ्रीली अवेलेबल है उसके एग्जांपल्स कौन से, वो है हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग आपकी फ्री रहती है और गूगल टूल बार भी हमारा एक फ्री रहता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज डैश। थर्ड जनरेशन में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, ठीक है। ऑप्शन
सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड लेवल लैंग्वेज में हमारे पास में कौन सी आती थी? फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, इसमें हमारे पास पास्कल भी आती थी, और सी लैंग्वेज ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है, जो कि हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये जो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट, क्रोम एंड पब्लिशर, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नहीं है। तो हमारा जो क्रोम है, ये ब्राउज़र है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। देखिए सेम नंबर सिस्टम के सेशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। व्हाट इज़ द बेस ऑफ ए हेक्साडेसिमल नंबर? हेक्साडेसिमल नंबर का बेस मैंने काफ़ी बार स्टार्टिंग में बताया था, वो है हमारा 16। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। हेक्साडेसिमल में नंबर्स रहते हैं हमारे पास में, डिजिट रहते हैं 0 to 9 और A to F तक हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, सो दैट हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो F के बाद में ABCDEF G अगर आपके पास आता है G to 1। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको कि इसमें से कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर F के 0 से लेके F तक अगर आपके पास उसमें कैरेक्टर्स है तो वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, लेकिन F के अगर बियॉन्ड क्रॉस करते हैं तो ये हमारा हेक्साडेसिमल इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। कॉमा सिंबल इज यूज्ड इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। जो कॉमा हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ फॉर द सेपरेशन ऑफ सेल रेफरेंस इन अ फॉर्मूला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, वो हमारा ग्रुपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं दो सम्स का, ठीक है। सेमीकोलन हम लोग एक फार्मूला को या फिर रेंज ऑफ सेल को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास में A4 लाइक A4 to D5 इस तरीके से, ठीक है। कॉमा हम लोग सेपरेट करने के लिए सेल रेफरेंस को यूज़ करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग जो वर्क ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड अ फोटो एडिटिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग ये किसके एग्जाम्पल्स? ये है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ। देखिए सेम क्वेश्चन, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 8। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस रहता है 8, डिजिट्स रहते हैं 0 to 7 में। काफ़ी बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, सो दैट आप इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। एंटीवायरस सिस्टम हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली जो मॉलवेयर्स रहते हैं, ट्रोजन्स रहते हैं, ठीक है, या फिर जो वायरसेस रहते हैं, या फिर जो स्पैमिंग की जाती है, उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो iOS जो है हमारा, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कैस्पस्की, AVG, मैकेफी एंड नॉर्टन these are the antivirus type of different antivirus softwares, ठीक है। तो बट iOS इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। iOS क्या है हमारा? बेसिकली एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, सेलफोन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स परफॉर्म्स द अरिथमेटिक टास्क सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन एंड अ लॉजिकल ऑपरेशन। इसमें से कौन सा यूनिट हमारे पास? ALU। सबसे पहले तो उसका करेक्ट आंसर ALU है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यही हमारा परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑप्शन और लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन में हमारे पास 7 लॉजिक गेट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास लॉजिक रहते हैं, एंड और नॉर, एक्सऑर, नैंड, इस तरीके से लॉजिक गेट रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहता है ALU के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ALU एंड कंट्रोल लॉजिक के अंदर ये सारे जो ऑपरेशंस रहते हैं मैथमेटिक्स, जैसे एडिशन हो गया, गुणाकार, भागाकार, और ये हमारे जो डिवीजन रहते हैं, ठीक है, ये सारे हमारे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज नोन एज। डेटाबेस की स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट, एंटिटी, स्कीमा, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नोन एज स्कीमा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। कैशे एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ। दे आर, स्टार्टिंग में बताया था, कैशे और मेन मेमोरी अगर उसका जो डेटा है वो होल्ड करने के लिए काबिल नहीं रहते। अगर हम लोग उसका पावर ऑफ कर देते हैं तो वो कौन से मेमोरी के अंदर आते हैं?
वोलाटाइल उड़ जाने वाला, ध्यान में रखिएगा, वोलाटाइल उड़ जाने वाला, नॉन वोलाटाइल नॉन उड़ नहीं उड़ने वाला, ठीक है। वोलाटाइल उड़ने वाला इस तरीके से आपके न्यूमोनिक्स में आपको बता रहा हूँ, सो दैट आप उसको एग्जामिनेशन में ध्यान में रख सकते हो। वोलाटाइल दैट मीन्स वो इरेज हो जाता है अगर आप पावर सिस्टम को ऑफ कर देते हो, ठीक है, हमारे सिस्टम को ऑफ कर देते हो, तो वो आता है हमारे वोलाटाइल मेमोरी के अंदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मेमोरी का जो चार्ट बताया था स्टार्टिंग के सेशन में, स्टार्टिंग का जो हमारा स्लाइड था उसमें हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। द फुल फॉर्म ऑफ फोटोन इज डैश। फोटोन का हमारा फुल फॉर्म क्या है, हमारा है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोटोन का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये एक हमारी मशीन इंडिपेंडेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे पास मैथमेटिकल और साइंटिफिक पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है, फोटोन लैंग्वेज को। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है। Question number 32. What type of program controls the various computer parts and allows the user to interact with the computer? इसमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर पार्ट्स को और हमारे यूज़र को अलाउ करता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए? वो है हमारा बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा क्या करता है, हम एक यूज़र है, उसको जो डिफरेंट पार्ट्स हो गए जैसे माउस, फिजिकल कीबोर्ड हो गया या फिर हमारा डिस्प्ले हो गया, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो हमें काम में आता है। अगर आप CPU लेते हो, अगर उसमें कोई भी OS नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। एन एक्सेल शीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट कॉलम नेम आफ्टर Z कॉलम। Z कॉलम के बाद में नेक्स्ट कॉलम नेम क्या आता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आता है हमारे पास AA। इस तरीके से बेसिक सिंपल क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हमारे पास में वर्कशीट के अंदर पूछे जाए तो वो कितना रहता है, 1 0 4 8 5 7 6 हमारे पास रोज रहते हैं। रोज दैट मीन्स हॉरिजेंटल रोज, ओके। और कॉलम्स कितने रहते हैं, 16 3 8 4 हमारे पास कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। और कॉलम विड्थ कितनी रहती है हमारे पास, 255 कैरेक्टर्स के रहते हैं और रो की हाइट हमारी 409 पॉइंट्स की रहती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। Z कॉलम के बाद में हमारे पास AA से हमारा कॉलम शुरू होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट बार इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लास्ट बार कौन सा रहता है, वो रहता है हमारा स्टेटस बार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ओके। Question number 35. Which of the following refers to an extracting the confidential information such as credit card numbers and a username password combos by masquerading as a legitimate enterprise? अगर एज अ हम लोग legitimate enterprise करके हमारा अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड अगर हमारे एक्सट्रैक्ट हो रहे होंगे, वो चोरी की जा रही होंगी, तो उस हमारे इलीगल ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिशिंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। ये हमारे हैकिंग के नहीं, ये हमारे फिशिंग के अंदर आता है। एक लेजिटिमेट एंटरप्राइज दैट मीन्स एक लीगल एंटरप्राइज, एक ओरिजिनल एंटिटी हम ऐसा दर्शाते हैं और ऐसा हम लोग दिखाते हैं और हम एक्सट्रैक्ट करते की जाती है हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है, बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें ये हमारे फिशिंग के अंदर आती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। Next question is question number 36. Attempt to gain unauthorized access to a user's computer or information by pretending to be the user is known as. अगर किसी पर्सन के कंप्यूटर का, पर्सनल कंप्यूटर का अनऑथराइजली एक्सेस किया जाता है, उस तरीके से यूज़र एक प्रिटेंड करके कि हम वो यूज़र लेजिटिमेट यूज़र है, ओरिजिनल यूज़र है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट मीन्स अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज यूजर एक्सेस टू यूजर सिस्टम इन्फॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी द यूज़र इज नोन एज। इसको हम लोग कहते हैं स्पूफिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे टर्म्स जो है हमारे जो 3 आवर्स की एक मैराथन है, इसका मैं आपको एंड के स्लाइड के एंड में सारे थंबनेल्स में आपको बता दूंगा, सो दैट उस 3 आवर्स की जो एक सेशन है उसमें आपके सारे जो डाउट्स रहते हैं वो सारे कंप्लीटली एक ही मैराथन के अंदर आपके जो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे, थ्योरी प्लस उसमें MCQs, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करके, ठीक है। उसके लिए आप बने रहिएगा सेशन के एंड तक। और अगर आप अपने हमारे चैनल कुछफाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करेगा, सो दैट हम लोग जब भी सेशंस अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। Which bar is usually located below the title bar and provides a categorized option? हमारा टाइटल बार के नीचे कौन सा बार रहता है, वो रहता है हमारा मेन्यू बार, ठीक है। और इस मेन्यू बार में हमारे पास कैटेगराइज ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चूज द वेल नोन DOS दैट मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग बेस्ड
स्प्रेडशीट पैकेज फ्रॉम द लिस्ट। वेल नोन डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारे पास, पैकेज कौन सा है, वो हमारा लोटस 123। हालांकि ये डिसकंटिन्यूड सॉफ्टवेयर है बट ये डॉस बेस हुआ करता था और ये काफ़ी पॉपुलर था, लोटस 123। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी हम लोग शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं अगर एक डॉक्यूमेंट को हमें प्रिंट करना रहता। तो सिंपल है, Ctrl+P की अगर हम लोग कमांड यूज़ करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट, आपको मेन्यू में जाके ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Ctrl+P आप प्रेस करते हो, एडोब रीडर में हो या फिर PDF में हो, तो आपको डायरेक्टली प्रिंट का कमांड आप देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। डैश इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर हुज सोर्स लैंग्वेज इज एन असेंबली लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज इज एन बाइनरी मशीन लैंग्वेज। एक हमारा कौन सा ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसका सोर्स लैंग्वेज जो है हमारा असेंबली लैंग्वेज रहता है और टारगेट लैंग्वेज जो रहता है हमारा बाइनरी मशीन लैंग्वेज। ये लोडर है, लिंकर है, माइक्रो प्रोसेसर है या फिर असेंबलर है, तो इसको हम लोग कहेंगे असेंबलर। ये एक असेंबलर ही क्या करता है, हमारा सोर्स कोड जो असेंबली लैंग्वेज जो हमारे बाइनरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसको हम लोग कहेंगे असेंबलर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ठीक है, और अगर आपको हमारे अपने सुपर MCQ सीरीज, सुपर कंप्यूटर MCQ सीरीज जो हमने 7 सेशंस ऑलरेडी अपलोड करा दिए स्पेसिफिकली RRB PO क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो नहीं देखा होगा तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्पेशल सेशन है RRB PO RBI मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, और काफ़ी सारे जो बाकी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए हमने कंप्यूटर अवेयरनेस का एक जो मैराथन क्लास है 3 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट जो डिटेल्स है कंप्यूटर अवेयरनेस का इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही सेशन में सारे जो टर्म्स है इंपॉर्टेंट टर्म्स है आप उसको देख पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे नंबर सिस्टम का भी सेशन आपको जाके देखना होगा, आपके स्पेसिफिकली 20 मार्क्स अगर आपको अच्छी तरीके से सिक्योर करने होंगे तो। ठीक है, मेंस के एग्जामिनेशन के लिए आपको इसके PDF चाहिए होंगे सुपर कंप्यूटर MCQ सीरीज़ के, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल Coachify_official को ज्वाइन करना होगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपको दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।